आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं अज्ञेय के द्वारा लिखी हुई कहानी जयदोल। लेफ्टिनेंट सागर ने अपना कीचड़ से सना चमड़े का दस्ताना उतारकर ट्रक के दरवाजे पर पटकते हुए कहा, गुरुंग, तुम गाड़ी के साथ ठहरो, हम कुछ बंदोबस्त करेगा। गुरुंग सड़क से जूतों की एड़ियाँ चटकाकर बोला, ठीक है साहब। सांझ हो रही थी। 3 दिन मूसलाधार बारिश के कारण नव गांव में रुके रहने के बाद दोपहर को थोड़ी देर के लिए आकाश खुला तो लेफ्टिनेंट सागर ने और देर करना ठीक न समझा। ठीक क्या न समझा, आगे जाने के लिए वह इतना उतावला हो रहा था कि उसने लोगों की चेतावनी को अनावश्यक सावधानी माना और यह सोचकर कि वह कम से कम शिव सागर तो जा ही रहेगा रात तक, वह चल पड़ा था। जोरहाट पहुंचने तक ही शाम हो गई थी, पर उसे शिव सागर के मंदिर देखने का इतना चाव था कि वह रुका नहीं। जल्दी से चाय पीकर आगे चल पड़ा। रात जोरहाट में रहे तो सवेरे चलकर सीधे डिब्रूगढ़ जाना होगा। रात शिव सागर में रहकर सवेरे वह मंदिर और ताल को देख सकेगा। शिव सागर, रुद्र सागर, जय सागर, कैसे सुंदर नाम हैं। सागर कहलाते हैं तो बड़े बड़े ताल होंगे और प्रत्येक के किनारे पर बना हुआ मंदिर कितना सुंदर दिखता होगा। असमिया लोग हैं भी बड़े साफ सुथरे, उनके गांव इतने स्वच्छ होते हैं तो मंदिरों का क्या कहना। शिवदोल, रुद्रदोल, जयदोल, सागर तट के मंदिर को दोल कहना कैसी सुंदर कवि की कल्पना है। सचमुच जब ताल के जल में मंद मंद हवा से सिहरती चांदनी में मंदिर की कुहासे सी परछाई डोलती होगी, तब मंदिर सचमुच सुंदर हिंडोले सा दिखता होगा। इसी उत्साह को लिए वह बढ़ता जा रहा था। 30-35 मील का क्या है, घंटे भर की बात है, लेकिन 7-1 मील बाकी थे। गाड़ी कच्ची सड़क के कीचड़ में फंस गई। पहले तो स्टीयरिंग ऐसे मक्खन सा नरम चला मानो गाड़ी नहीं, नाव की पतवार हो और नाव बड़े से भंवर में हिचकोले खाती झूम रही हो। फिर लेफ्टिनेंट के संभालते संभालते गाड़ी धीमी होकर रुक गई। यद्यपि पहियों के घूमते रहकर कीचड़ उछालने की आवाज़ आती रही, इसके लिए साधारण था। तैयार होकर ही ट्रक चलते थे। तुरंत बेलचा निकाला गया। कीचड़ साफ करने की कोशिश हुई, लेकिन कीचड़ गहरा और पतला था। बेलचे का नहीं, पंप का काम था। फिर टायरों पर लोहे की जंजीरें चढ़ाई गईं। पहिए घूमने पर कहीं पकड़ने को कुछ मिले तो गाड़ी आगे ठिले, मगर चलने की कोशिश पर लीक गहरी कटती गई और ट्रक धंसता गया। यहाँ तक कि नीचे का गियर बक्स भी कीचड़ में डूबने को हो गया। मानो इतना काफ़ी ना हो, तभी इंजन ने 2-4 बार फट 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 का शब्द किया और चुप हो गया। फिर स्टार्ट ही ना हुआ। अंधेरे में गुरुंग का मुंह दिखता था और लेफ्टिनेंट ने मन ही मन संतोष किया कि गुरुंग को उसका मुंह भी नहीं दिखता होगा। गुरुंग गोरखा था और फौजी गोरखों की भाषा कम से कम भावना की दृष्टि से गूंगी होती है, मगर आँखें या चेहरे की झुर्रियाँ सब समय गूंगी नहीं होती। और इस समय अगर उनमें लेफ्टिनेंट साहब की भावुक उतावली पर विनोद का आभास भी दिख गया तो दोनों में मूक वैमनस्य की एक दीवार खड़ी हो जाएगी। तभी सागर ने दस्ताने फेंक कर कहा, हम कुछ बंदोबस्त करेगा, और फिच फिच कीचड़ में जमा जमा कर बूट रखता हुआ आगे बढ़ चला। कहने को तो उसने कह दिया, पर बंदोबस्त वह क्या करेगा रात में। बादल फिर घिरने लगे। शिव सागर 7 मील है तो दूसरे सागर भी 3-4 मील तो होंगे ही, और क्या जाने कोई बस्ती भी होगी कि नहीं। और जय सागर तो बड़े बीहड़ मैदान के बीच में है। उसने पढ़ा था कि उस मैदान के बीच में ही रानी जयमती को यंत्रणा दी गई थी कि वह अपने पति का पता बता दे। 5 लाख आदमी उसे देखने इकट्ठे हुए थे और कई दिनों तक रानी को सारी जनता के सामने सताया तथा अपमानित किया गया था। एक बात तो हो सकती है
कि पैदल ही शिव सागर चला जाए, पर उस कीचड़ में फिच फिच 7 मील, उसी में भोर हो जाएगा। फिर तुरंत गाड़ी के लिए वापस जाना पड़ेगा। फिर नहीं, वह बेकार है। दूसरी सूरत, रात गाड़ी में ही सोया जा सकता है, पर गुरुंग वह भूखा ही होगा। कच्ची रसद तो होगी, पर बनाएगा कैसे? सागर ने तो गहरा नाश्ता किया था, उसके पास बिस्कुट वगैरह भी है, पर अफसरी का बड़ा कायदा है कि अपने मातहत को कम से कम खाना तो ठीक खिलाए। शायद आसपास कोई गांव हो। कीचड़ में कुछ पता न लगता था कि सड़क कितनी है और अगल बगल का मैदान कितना है। पहले तो 2-4 पेड़ भी किनारे किनारे थे, पर अब वह भी नहीं। दोनों ओर सपाट सूना मैदान था और दूर के पेड़ भी ऐसे धुंधले हो गए थे कि भ्रम हो, कहीं चश्मे पर नमी की ही करामात तो नहीं है। अब रास्ता जानने का एक ही तरीका था, जहाँ कीचड़ कम गहरा हो वही सड़क। इधर उधर हटते ही पिंडलियाँ तक पानी में डूब जाती थी और तब वह फिर धीरे धीरे पैर से टटोल कर मध्य में आ जाता था। यह क्या है? हाँ, पुल सा है। यह रेलिंग है, मगर 2 पुल हैं समकोण बनाते हुए। क्या 2 रास्ते हैं? कौन सा पकड़ें? एक कुछ ऊंची जमीन की ओर जाता जान पड़ता था। ऊंचे पर कीचड़ कम होगा, इस बात का ही आकर्षण काफ़ी था। फिर ऊंचाई पर से शायद कुछ दिख जाए। सागर उधर ही को चल पड़ा। पुल के पार ही सड़क एक ऊंची उठी हुई सी पटरी बन गई। तनिक आगे इसमें कई मोड़ से आए। फिर जैसे धन खेत में कहीं कहीं कई एक छोटे छोटे खेत एक साथ पड़ने पर उनकी मेड़ मानो एक साथ ही कई और जाती जान पड़ती है, इसी तरह वह पटरी भी कई और को जाती सी जान पड़ी। सागर मानो एक बिंदु पर खड़ा है, जहाँ से कई रास्ते हैं, प्रत्येक के दोनों ओर जल, मानो अथाह समुद्र में पटरियाँ बिछा दी गई हों। सागर ने एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई, शून्य। उसने फिर आंखों की कोरें कसकर झांक कर देखा। बादलों की रेखा में एक कुछ अधिक घनी सी रेखा उसे दिखी। बादल ऐसा समकोण नहीं हो सकता। नहीं, यह इमारत है। सागर उसी की ओर बढ़ने लगा। रोशनी नहीं दिखती, पर शायद भीतर कोई हो। पर ज्यों-ज्यों वह निकट आता गया, उसकी आशा धुंधली पड़ती गई। वह असमिया घर नहीं हो सकता। इतने बड़े घर अब कहाँ हैं? फिर यहाँ जहाँ बांस और फूस के बासे ही हो सकते हैं, ईंट के घर नहीं। अरे, यह तो कोई बड़ी इमारत है। क्या हो सकती है? मानो उसके प्रश्न के उत्तर में ही सहसा आकाश में बादल कुछ फीका पड़ा और सहसा धुंधला सा चांद भी झलक गया। उसके अधूरे प्रकाश में सागर ने देखा एक बड़ी सी ऊपर से चपटी सी इमारत, मानो 2 मंजिली बारादरी। बरामदे से जिसमें कई एक मेहराबे, एक के बीच से मानो आकाश झांक दिया। सागर ठिठक कर क्षण भर उसे देखता रहा। सहसा उसके भीतर कुछ जागा, जिसने इमारत को पहचान लिया। यह तो अहोम राजाओं का क्रीड़ा भवन है। क्या नाम है? रंग महल? नहीं। हवा महल? नहीं, ठीक याद नहीं आता। पर यह उस बड़े पठार के किनारे पर है, जिसमें जयमती एकाएक हवा सनसना उठी। आसपास के पानी में जहाँ तहाँ नरसल के झोंक थे, झुककर फुसफुसा उठे, जैसे राजा के आने पर भृत्यों सेवकों में एक सिहरन दौड़ जाए। एकाएक यह लक्ष्य करके कि चांद फिर छिपा जा रहा है, सागर ने घूमकर चिन्ह लेना चाहा कि ट्रक किधर कितनी दूर है, पर वह अभी यह भी तय नहीं कर सका था कि कहाँ क्षितिज है, जिसके नीचे पठार है और ऊपर आकाश या मेघालय की चांद छिप गया। और अगर उसने खूब अच्छी तरह आकार पहचान न रखा होता तो रंग महल या हवा महल भी खो जाता। महल में छत होगी, वहाँ सूखा होगा, वहाँ आग भी जल सकती है, शायद बिस्तर लाकर सोया भी जा सकता है। ट्रक से तो यही अच्छा रहेगा। गाड़ी को तो कोई खतरा नहीं,
सागर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। रंग महल बहुत बड़ा हो गया था। उसकी कुर्सी ही इतनी ऊंची थी कि असमिया घर उसकी ओट में छिप जाए। पक्के फर्श पर पैर पड़ते ही सागर ने अनुमान किया 30-35 सीढ़ियाँ होंगी। सीढ़ियाँ चढ़कर वह असली ड्योढ़ी तक पहुँचेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते हवा चीख उठी। कई मेहराबों से मानो उसे गुर्राकर कहा, कौन हो तुम? इतनी रात गए मेरा एकांत भंग करने वाले। विरोध के फुटकार का यह थपेड़ा इतना सच्चा था कि सागर मानो फुसफुसा ही उठा। मैं सागर आसरा ढूंढता हूँ, रैन बसेरा। पोपले मुंह का बूढ़ा जैसे खिसियाकर हंसे, वैसे ही हवा हंस उठी। ही खी 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 खी। यह हवा महल है, हवा महल। अहोम राजा का लीलागार, अहोम राजा का व्यसनी, विलासी, 6 इंद्रियों से जीवन की लिसड़ी बोटी से 6 रसों को चूस कर उसे झचोड़कर फेंक देने वाले नशंस लीला पिशाचों का यहाँ आसरा, यहाँ बसेरा। ही खी 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 खी। सीढ़ियों की चोटी से मेहराबों के तले खड़े सागर ने नीचे और बाहर की ओर देखा। शून्य, महाशून्य। बादलों में बसी नमी और ज्वाला से प्लवन, वज्र और बिजली से भरा हुआ शून्य। क्या उसी की गुर्राहट हवा में है, या कि नीचे फैले नंगे पठार की, जिसके पुट्ठों पर दिन भर सड़ पानी के कोड़ों की बौछार पड़ती रही है? उसी पठार का आक्रोश, सिसकन, रिरियाहट। इसी जगह, इसी मेहराब के नीचे खड़े कभी अर्धनंगे अहोम राजा ने अपने गठीले शरीर को दर्प से अकड़ाकर, सितार की खूंटी की तरह उमेट कर, बाएं हाथ के अंगूठे को कमरबंद में अटकाकर सीढ़ियों पर खड़े छत शरीर राजकुमारों को देखा होगा, जैसे कोई सांड खिसिया बैलों के झुंड को देखे। फिर दाहिने हाथ की तर्जनी को उठाकर, दाहिने भ्रूण को तनिक सा कुंचित करके संकेत से आदेश किया होगा कि यंत्रणा को और कड़ी होने दो। लेफ्टिनेंट सागर की टांगें मानो शिथिल हो गईं। वह सीढ़ी पर बैठ गया। पैर उसने नीचे को लटका दिए, पीठ मेहराब के निचले हिस्से से टेक दी। उसका शरीर थक गया था। दिन भर स्टीयरिंग पर बैठे बैठे और 250 मील तक कीचड़ की सड़क में बनी लीकों पर आंखें जमाए रहने से आंखें भी ऐसी चुनचुना रही थीं मानो उनमें बहुत बारीक पिसी हुई रेत डाल दी गई हो। आंखें बंद भी वह करना चाहे और बंद करने में क्लेश भी हो। वह आंख खुली रखकर ही किसी तरह दीट को समेट ले या बंद करके देखता रह सके तो। अहोम राजा चुलिकफा, राजा में ईश्वर का अंश होता है। ऐसे अंधविश्वास पालने वाली अहोम जाति के लिए यह मानना स्वाभाविक ही था कि राजकुल का अक्षत शरीर व्यक्ति ही राजा हो सकता है। जिसके शरीर में कोई छत है, उसमें देवत्व का अंश कैसे रह सकता है? देवत्व और क्षुण नहीं, ईश्वरत्व अक्षुण ही होता है और राजा शरीर अक्षत। अहोम परंपरा के अनुसार कुल घात के सेतु से पार होकर चुलिकफा भी राज सिंहासन पर पहुंचा, लेकिन वह सेतु सदा के लिए खुला रहे, इसके लिए उसने एक अत्यंत नृशंस उपाय सोचा। अक्षत शरीर राजकुमार ही राजा हो सकते हैं, अतः सारे अक्षत शरीर राजकुमार उसके प्रतिस्पर्धी और संभाव्य घातक हो सकते हैं। उनके निराकरण का उपाय यह है कि सबका एक एक कान या छिगनी कटवा ली जाए। हत्या भी न करनी पड़े, मार्ग के रोड़े भी हट जाएं, लाठी न टूटे, सांप भी मरे नहीं, पर उसके विषदंत उखड़ जाएं। शत शरीर कनकटे या छिगनी कटे राजकुमार राजा हो ही नहीं सकेंगे। तब उन्हें राजघात का लोभ भी न सताएगा। चुलिकफा ने सेनापति को बुलाकर गुप्त आज्ञा दी कि रात में चुपचाप राजकुल के प्रत्येक व्यक्ति के कान या छिगनी काटकर प्रातःकाल दरबार में राज चरणों में अर्पित किए जाएं
और प्रातःकाल वहीं रंग महल की सीढ़ियों पर उसके चरणों में यह विभत्स उपहार चढ़ाया गया होगा, और उसने उसी दर्प भरी अवज्ञा में होठों की तार सी तनी पतली रेखा को तनिक मोड़ सी देकर शब्द किया होगा, और रक्त सने थाल को पैर से तनिक सा ठुकरा दिया होगा, चूलिक फा निष्कंटक राजा। लेकिन नहीं, यह तीर सा कैसा साल गया। एक राजकुमार भाग गया। अक्षत। लेफ्टिनेंट सागर मानो चूलिक फा के चित्कार को स्पष्ट सुन सका। अक्षत भाग गया। वहाँ सामने लेफ्टिनेंट ने फिर आंखों को कसकर बादलों की दरार को भेदने की कोशिश की। वहाँ सामने कहीं नगा पर्वत श्रेणी है। वनवासी वीर नगा जातियों से अहम राजाओं की कभी नहीं बनी। वे अपने पर्वतों के नंगे राजा थे। ये अपनी समतल भूमि के कोशे पहनकर भी अधनंगे रहने वाले महाराजा। पीढ़ियों के युद्ध के बाद दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं बांध ली थी, और कोई किसी से छेड़छाड़ नहीं करता था। केवल सीमा प्रदेश पर पड़ने वाली नमक की झीलों के लिए युद्ध होता था, क्योंकि नमक दोनों को चाहिए था। पर अहोम राजा राजद्रोही नगा जातियों के सरदार के पास आश्रय पाए। असह्य है, असह्य। हवा ने साए साए करके दाद दी। असह्य। मानो चूलिक फा के विवश क्रोध की लंबी सांस सागर की देह को छू गई। यहीं खड़े होकर उसने वह सांस खींची होगी। उसे मेहराब ही की ईंट ईंट में तो उसके सुलगते वायुकण बसे होंगे, लेकिन जाएगा कहाँ? उसकी वधू तो है, वह जानेगी उसका पति कहाँ है। उसे जानना होगा। जयमती अहोम राज्य की अद्वितीय सुंदरी, जनता की लाडली होने दो। चूलिक फा राजा है। वह शत्रु विहीन निष्कंटक राज्य करना चाहता है। जयमती को पति का पता देना होगा, उसे पकड़वाना होगा। चूलिक फा उसका प्राण नहीं चाहता, केवल एक कान चाहता है, या एक छिगुनी, चाहे बाएं हाथ की भी छिगुनी। क्यों नहीं बताएगी जयमती? वह प्रजा है। प्रजा की हड्डी बोटी पर भी राजा का अधिकार है। बहुत ही छोटे एक क्षण के लिए चांद झलक गया। सागर ने देखा, सामने खुला, आकारहीन, दिशाहीन, मानातीत निरविस्तार, जिसमें नरसलों की साएं साएं, हवा का असंख्य कराहटों के साथ रोना, उसे घेरे हुए मेहराबों की क्रुद्ध सांपों की सी फुफकार। चांद फिर छिप गया, और पानी की नई बौछार के साथ सागर ने आंखें बंद कर ली। असंख्य सहमी हुई कराहें और पानी की मार, ऐसे जैसे प्रांत के लचीले बेतों की सड़ाक सड़ाक। सा दिया अर्थात शव दिया। कब किसका शव वहाँ मिलता था याद नहीं आता, पर था शव जरूर। किसका शव? नहीं, जयमती का नहीं। वह तो उन 5 लाख बेबस देखने वालों के सामने एक लकड़ी के मंच पर खड़ी है, अपनी ही अस्पृश्य लज्जा में, अभेद्य मौन में, अटूट संकल्प और दुर्दमनीय स्पर्धा में लिपटी हुई। 7 दिन की भूखी प्यासी, धाम और रक्त की किच से लथपथ, लेकिन शेष नाग के माथे में ठुकी हुई कोली की भांति अडिग, आकाश को छूने वाली प्रातः शिखा सी निष्कंप। लेकिन यह क्या? सागर तिलमिलाकर उठ बैठा। मानो अंधेरे में भुतई सी दिख पड़ने वाली वह लाखों की भीड़ भी कांपकर फिर जड़ हो गई। जयमती के गले से एक बड़ी तीखी करुण चीख निकलकर भारी वायुमंडल को भेद गई, जैसे किसी थुलथुल कछुए के पेट को मछेरे की बर्छी। सागर ने बड़े जोर से मुट्ठियां भींच ली। क्या जयमती टूट गई? नहीं, यह नहीं हो सकता। नरसलों की तरह बिना रीढ़ के गिरती पड़ती इस लाख जनता के बीच वही तो देवदारू सी तनी खड़ी है, मानवता की ज्योति शलाका। सहसा उसके पीछे से एक द्रप्त रूखी अवज्ञा भरी हंसी से पीतल की तरह झंझनाते स्वर ने कहा, मैं राजा हूँ। सागर ने चौंक कर मुड़कर देखा। सुनहला रेशमी वस्त्र,
रेशमी उत्तरी, सोने की कंठी और बड़े बड़े अनघड़ पन्नों की माला पहने अधनंगा एक व्यक्ति उसकी ओर ऐसे दया भरी अवज्ञा से देख रहा था जैसे कोई राह किनारे के कृमि कीट को देखे। उसका सुगठित शरीर, छेनी से तरासी हुई चिकनी मांसपेशियां, दर्प स्फीत नासाएं तेल से चमक रही थी। आंखों की कोर में लाली थी जो अपनी अलग अलग बात कहती थी। मैं मद भी हो सकती हूँ, गर्व भी, विलास लोलुपता भी और निरी नशंस नर रक्त पिपासा भी। सागर टुकुर टुकुर देखता रह गया, ना उठ सका ना हिल सका। वह व्यक्ति फिर बोला, जयमती। जयमती अंगूठे और तर्जनी की चुटकी बनाकर उसने झटक दी, मानो हाथ का मैल कोई मसल कर फेंक दे। बिना क्रिया के भी वाक्य सार्थक होता है, कम से कम राजा का वाक्य। सागर ने कहना चाहा, नृशंस राक्षस, लेकिन उसकी आंखों की लाली में एक बाध्य करने वाली प्रेरणा थी। सागर ने उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए देखा। जयमती सचमुच लड़खड़ा गई थी। चीखने के बाद उसका शरीर ढीला होकर लटक गया था। कोड़ों की मार रुक गई थी। जनता सांसें रोके सुन रही थी। सागर ने फिर भी सांस रोक ली। तब मानो स्तब्धता में उसे अधिक स्पष्ट दिखने लगा। जयमती के सामने एक नंगा बांका खड़ा था, सिर पर कलगी, गले में लकड़ी के मुंडों की माला, मुंह पर रंग की व्याघ्रोपम रेखाएं, कमर में घास की चटाई की कोपिन, हाथ में बर्छी, और वह जयमती से कुछ कह रहा था। सागर के पीछे एक दर्प स्फीत स्वर फिर बोला, चूलिक फा के विधान में हस्तक्षेप करने वाला यह ढीठ नंगा कौन है? पर सहसा उस नंगे व्यक्ति का स्वर सुनाई पड़ने लगा और सब चुप हो गए। जयमती, तुम्हारा साहस धन्य है। जनता तुम्हें देवी मानती है, पर और अपमान क्यों सहो? राजा का बल अपार है। कुमार का पता बता दो और मुक्ति पाओ। अब की बार रानी चीखी नहीं। शिथिल शरीर फिर एक बार करहा कर रह गई। नंगा वीर फिर बोला, चूलिक फा केवल अपनी रक्षा चाहता है, कुमार के प्राण नहीं। एक कान दे देने में क्या है, या छिगुनी, उतना तो भी खेल में या मल्ल युद्ध में भी जा सकता है। रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चूलिक फा डरपोक है, डर नरसंस होता है। पर तुम कुमार का पता बताकर अपनी मान रक्षा और पति की प्राण रक्षा कर सकती हो। सागर ने पीछे सुना और मुड़कर देखा। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक क्रूर कुटिल मुस्कान खेल रही है। सागर ने उद्धत होकर कहा, क्या? वह व्यक्ति तनकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर सागर की ओर देखता रहा, मानो सोच रहा हो इसे क्या वह उत्तर दे। फिर और भी कुटिल ओंठों के बीच से बोला, मैं चूलिक फा, डरपोक, अभी जानेगा। पर अभी तो मेरे काम की कह रहा है। नगावीर जयमती के ओर निकट जाकर धीरे धीरे कुछ कहने लगा। चूलिक फा ने भौं सिकोड़कर कहा, क्या फुसफुसा रहा है? सागर ने आगे झुककर सुन लिया। जयमती, कुमार तो अपने मित्र नगा सरदार के पास सुरक्षित है। चूलिक तो उसे पकड़ ही नहीं सकता। तुम पता बताकर अपनी रक्षा क्यों न करो? देखो, तुम्हारी कोमल देह। आवेश में सागर खड़ा हो गया, क्योंकि उस कोमल देह में एक बिजली सी दौड़ गई और उसने तनकर सहसा नगावीर की ओर उन्मुख होकर कहा, कायर, नपुंसक, तुम नगा कैसे हुए? कुमार तो अमर हैं, कीड़ा चूलिक फा उन्हें कैसे छुएगा? मगर क्या लोग कहेंगे? कुमार की रानी जयमती ने देह की यंत्रणा से घबराकर उसका पता बता दिया। हट जाओ, अपना कलंकी मुंह मेरे सामने से दूर करो। जनता में तीव्र सिहरन दौड़ गई। नरसल बड़ी जोर से कांप गए। गंदले पानी में एक हलचल उठी, जिसके लहराते गोल वृत्त फैले कि फैलते ही गए। हवा फुफकार उठी, बड़े जोर की गड़गड़ाहट हुई। मेघ और काले हो गए। यह निरी रात है कि महानिशा,
कि यंत्रणा की रात, 7वीं रात की 9वीं रात, और जयमती क्या अब बोल भी सकती है? क्या यह उसके दृढ़ संकल्प का मौन है कि असक्तता का? और यह वही भीड़ है कि नई भीड़, वही नगावीर कि दूसरा कोई, कि भीड़ में कई नगे बिखरे हैं? चूलिकफा ने कटु स्वर में कहा। फिर आया वह नंगा। नगावीर ने पुकार कर कहा, जयमती, रानी जयमती। रानी हिली डुली नहीं। वीर फिर बोला, रानी, मैं उसी नगा सरदार का दूत हूँ जिसके यहाँ कुमार ने शरण ली है। मेरी बात सुनो। रानी का शरीर कांप गया। वह एकटक आंखों से उसे देखने लगी। कुछ बोली नहीं, बोल सकी नहीं। तुम कुमार का पता दे दो, सरदार उसकी रक्षा करेंगे, वह सुरक्षित हैं। रानी की आंखों में कुछ घना हो आया। बड़े कष्ट से उसने कहा, नीच। एक बार उसने ओंठों पर जीभ फेरी। कुछ और बोलना चाहा, पर बोल सकी नहीं। चूलिकफा ने वहीं से आदेश दिया, पानी दो, इसे बोलने दो। किसी ने रानी के ओंठों की ओर पानी बढ़ाया। वह थोड़ी देर मिट्टी के कटोरे की ओर वितृष्ण दृष्टि से देखती रही। फिर उसने आंख भर कर नगा युवक की ओर देखा। फिर एक घूंट पी लिया। तभी चूलिकफा ने कहा, बस एक एक घूंट, अधिक नहीं। रानी ने एक बार दृष्टि चारों ओर लाख लाख जनता की ओर दौड़ाई। फिर आंखें नगा युवक पर गड़ाकर बोली, कुमार सुरक्षित हैं, और कुमार की यह लाख लाख प्रजा जो उनके लिए आंखें बिछाए हैं, एक नेता के लिए जिसके पीछे चलकर आताताई का राज्य उलट दे, जो एक आदर्श मांगती है। मैं उसकी आशा तोड़ दूं, उसे हरा दूं, कुमार को हरा दूं। वह क्षण भर चुप हुई। चूलिकफा ने एक बार आंख दौड़ाकर सारी भीड़ को देख लिया। उसकी आंख कहीं टिकी नहीं, मानो उस भीड़ में उसे टिकने लायक कुछ नहीं मिला, जैसे रेंगते कीड़ों पर दीठ नहीं जमती। नगा ने कहा, प्रजा तो राजा चूलिकफा की है ना? रानी ने फिर उसे स्थिर दृष्टि से देखा। फिर धीरे धीरे कहा, चूलिक, और फिर कुछ ऐसे भाव से अधूरा छोड़ दिया कि उसके उच्चारण में मुंह दूषित हो जाएगा। फिर कहा, यह प्रजा कुमार की है। जाकर नगा सरदार से कहना कि कुमार वह फिर रुक गई। पर तू नगा नहीं, तू तो उस गिद्ध की प्रजा है। जा, उस गंदे पंजे को चाट। रानी की आंखें चूलिकफा की ओर मुड़ी, पर उसकी दीठ ने उसे छुआ नहीं। जैसे किसी गिलगिली चीज की ओर आंखें चढ़ाने में घिन आती है। नगा ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ है मेरा राजा? चूलिकफा ने वहीं से पुकार कर कहा, मैं यह हूँ, अहोम राज्य का एक छत्र शासक। नगा युवक सहसा उसके पास चला आया। सागर ने देखा, भीड़ का रंग बदल गया है। वैसा ही अंधकार, वैसा ही अथाह प्रसार, पर उसमें जैसे कहीं व्यवस्था। भीड़ में जगह जगह नगा दर्शक बिखरे, पर बिखरेपन में भी एक माप। नगा ने पास से कहा, मेरे राजा। एकाएक बड़े जोर की गड़गड़ाहट हुई। सागर खड़ा हो गया। उसने आंखें फाड़कर देखा। नगा युवक सहसा बर्छी के सहारे कई एक सीढ़ियां फांद कर चूलिकफा के पास पहुंच गया। बर्छी सीढ़ी की ईंटों की दरार में फंसी रह गई है, पर नगा चूलिकफा को धक्के से गिराकर उसकी छाती पर चढ़ गया है। उधर जनता में एक बिजली कड़क गई। कुमार की जय! किसी ने फांद कर मंच पर चढ़कर कोड़ा लिए जल्लादों को गिरा दिया। किसी ने अपना अंगवस्त्र जयमती पर डाला है, और कोई उसके बंधन की रस्सी टटोल रहा है। पर चूलिकफा और नगा, सागर मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। उसकी दीठ चूलिकफा पर जमी थी। सहसा उसने देखा, नगा तो निहत्था है, पर नीचे पड़े चूलिकफा के हाथ में एक चंद्र आकार डाव है, जो वह नगा के कान के पीछे साध रहा है। नगा को ध्यान नहीं है, मगर चूलिकफा की आंखों में पहचान है कि नगा और कोई नहीं, स्वयं कुमार हैं, और वह डाव साध रहा है। कुमार छाती पर है, पर मर जाएगा,
या छत भी हो गया तो? चूलिकफा ही मर गया तो भी अगर कुमार छत हो गया तो? सागर उछला। वह चूलिकफा का हाथ पकड़ लेगा, डाव छीन लेगा, पर वह असावधानी से उछला था। उसका कीचड़ सना बूट सीढ़ी पर फिसल गया और वह लुढ़कता पुढ़कता नीचे जा गिरा। अब चूलिकफा का हाथ सद गया है, डाव पर उसकी पकड़ कड़ी हो गई है। अब लेफ्टिनेंट सागर ने वहीं पड़े पड़े कमर से रिवॉल्वर खींचा और शिस्त लेकर दाग दिया, धाएं। धुआं हो गया। हटेगा तो दिखेगा, पर धुआं हटता क्यों नहीं? आग लग गई। रंग महल जल रहा है। लपटें इधर उधर दौड़ रही हैं। क्या चूलिकफा जल गया? और कुमार, क्या यह कुमार की जय ध्वनि है कि जयमती की यह अद्भुत रोमांचकारी गूंज, जिसमें मानो वह डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है? नहीं, उसे संभलना होगा। लेफ्टिनेंट सागर सहसा जागकर उठ बैठा। एक बार हक्का बक्का होकर चारों ओर देखा, फिर उसकी बिखरी चेतना केंद्रित हो गई। दूर से 2 ट्रकों की 2 जोड़ी बत्तियां पूरे प्रकाश से जगमगा रही थीं और एक से सर्च लाइट इधर उधर भटकती हुई रंग महल की सीढ़ियों को क्षण क्षण ऐसे चमका देती थी मानो बादलों से पृथ्वी तक किसी वज्र देवता के उतारने का मार्ग खुल जाता है। दोनों ट्रकों के हार्न पूरे जोर से बजाए जा रहे थे। बौछार से भीगा हुआ बदन झाड़कर लेफ्टिनेंट सागर उठ खड़ा हुआ। क्या वह रंग महल की सीढ़ियों पर सो गया था? एक बार आंखें दौड़ाकर उसने मेहराब को देखा। चांद निकल आया था। मेहराब की ईंटें दिख रही थीं। फिर धीरे धीरे उतरने लगा। नीचे से आवाज़ आई, साहब दूसरा गाड़ी आ गया, टो करके ले जाएगा। सागर ने मुंह उठाकर सामने देखा और देखता रह गया। दूर चौरस ताल चमक रहा था, जिसके किनारे पर मंदिर भागते बादलों के बीच में कांपता हुआ, मानो शुभ्र चांदनी से ढका हुआ हिंडोला। क्या एक रानी के अभिमान का प्रतीक, जिसने राजा को बचाया, या एक नारी के साहस का, जिसने पुरुष का पथ प्रदर्शन किया, या कि मानव मात्र की अदम्य स्वतंत्र प्रेरणा का अभीत अज्ञेय जयदोल? तो यह थी अज्ञेय के द्वारा लिखी हुई कहानी जयदोल। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।